तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है? तो एनर्जी पॉजेज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि एनर्जी पॉजेज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि स्थिति के कारण जो ऊर्जा वस्तु में उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब इसका जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी m/g/h, और ये जूल में आता है। ये नॉर्मली हमारा एक फार्मूला होता है, इससे न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होती है। ये आपका जो है फार्मूला है, ये क्या चीज़ है? एक फार्मूला है। इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। मगर उसमें कंडीशंस क्या होती है? आपको मास दिया होना चाहिए। जी तो आपको पता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या कभी कभी इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। एच भी आपको दिया जाएगा, यानी कि दो चीज़ देगा तो और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहेगा। यहाँ एम क्या है? मास है, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। जी क्या है? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपकी हाइट जो आती है वो हाइट है ये, और इसे मीटर में दिया जाता है। ये इसकी एसआई यूनिट है। इस यूनिट से हमें पहचान होती है कि हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास ये आता है, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए? अगर हमें मान लो मास निकालना हो, तो मास निकालने का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी G/h, और मास आता है आपका किलोग्राम में। ये एसआई यूनिट है। तो ये फार्मूला भी आपका यूज हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी जी दे ना दे वो तो आपको अंडरस्टूड पॉइंट है, एच दिया हुआ हो, और आपको मास निकालने के लिए कह दे, तो आप ये दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट तीसरा फार्मूला इसका एक और होता है। अगर आपको निकालना हो एच, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और m/g, और ये h जो होता है ये मीटर में आता है, ये इसकी एसआई यूनिट है। तो आपका ये तीनों फार्मूले यूज होंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी का जो इसका एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो जूल होती है, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल्स के लिए जो बहुत ही बेस्ट है, और न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड बहुत सारे आएंगे आपके। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, मास निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, हाइट निकालनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक टॉपिक आ गया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द एनर्जी passes due to virtue of its motion is called kinetic energy। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी में केवल यहाँ पर मोशन की जगह पोजीशन आया था, काइनेटिक एनर्जी में केवल यहाँ पर पोजीशन की जगह मोशन आया। डेफिनेशन दोनों की सेम है, यानी कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखें, द एनर्जी पॉजेज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन
इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी का आ जाए, द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन सेम है, सिर्फ मोशन और पोजीशन की चेंजिंग है इसमें। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², और ये इसकी SI यूनिट जूल ही होती है। तो m आपको पता है मास है, v है आपका वेलोसिटी। मास जो होता है वो किलोग्राम में आता है, और ये मीटर पर सेकंड में आता है, इसकी जो वेलोसिटी की SI यूनिट है। तो पहला फार्मूला है, ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड भी आएंगे। तो पहला है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ये हाफ mv² है, m का मतलब मास और v फॉर वेलोसिटी, और इसकी SI यूनिट होती है जूल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका दूसरा इसमें फार्मूला बनता है, अगर आपको निकालना हो मास तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन v², और मास जो होता है वो किलोग्राम में आता है। तो जब भी अगर आपको मास निकालना हो तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा और आप इससे निकाल सकते हो, बशर्ते उसमें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दी होनी चाहिए। तीसरा चीज आपको निकालना है इसमें वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी निकालना है तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, और इसका आ जाएगा रूट, और ये जो वेलोसिटी आती है ये मीटर पर सेकंड में आती है। तो हमारे पास इसका ये फार्मूला, ये इसकी SI यूनिट है। आप SI यूनिट जरूर लगाना, क्योंकि SI यूनिट नहीं लगाने से भी मार्क्स कट जाते हैं। तो ये 3 फार्मूले दे रखे हैं आपको, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला। आप कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, कोई से 2 चीजें देगा, तीसरी अननोन होगी, उसे निकालना है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv² वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको मास निकालना है, द्रव्यमान जिसे कहते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेलोसिटी की पावर 2। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो रूट के अंदर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। ये तीनों ही फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक्स है फैक्टर ऑन विच अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड, यानी कि वे कौन से तथ्य हैं जिन पर जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि बल पर निर्भर करता है। दूसरा करता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर। अब कैसे करता है ये आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, यानी कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाए तो वो कितनी दूरी तक विस्थापित होती है, यानी कि कितनी दूरी तक वो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स पे क्या होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वर्क डन भी बढ़ेगा। कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं केस फर्स्ट। अगर मान लीजिए फोर्स है आपके पास 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 2 मीटर, तो इसका जो है वो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा आपका 5 इंटू 2 जूल, यानी कि 10 जूल। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपने देखा कि जब फोर्स आपका 5 न्यूटन था और डिस्टेंस आपका यानी कि 2 मीटर था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क डन हुआ 10 जूल। अब हम क्या करते हैं, केस सेकंड लेते हैं। इसमें फोर्स हमारे पास आ जाता है मान लीजिए 8 न्यूटन
और डिस्प्लेसमेंट है आपका 2 ही लगा लो, 2 मीटर। तो इसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा आपका 8 इंटू 2 जूल, यानी कि 16 जूल। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया कि अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, पहले हमारा फोर्स क्या था 5 न्यूटन, अब इस फोर्स को हमने बढ़ा दिया 8 न्यूटन कर दिया, तो पहला हमारा वर्क डन आया है 10 जूल और अब की बार हमारा वर्क डन आया है 16 जूल। इससे ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीज देन वर्क डन विल बी इंक्रीज। देखिए दोनों कंडीशंस में आपको वर्क डन में क्या है, पहले में 10 जूल है और बाद में 16 जूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो है वो इंक्रीज हुआ है। कब इंक्रीज हुआ है? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीज। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो जनरल सी बात है, जब वर्क डन ज़्यादा होता है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है। यानी कि इफ डिस्प्लेसमेंट is increase, then work done will be increase, तो उसका वर्क डन भी बढ़ेगा। तो दोनों कंडीशंस में आपको लिखना कैसे है कि फर्स्ट आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीज देन द वर्क डन विल बी इंक्रीज। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट में भी आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी होगी? इफ डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज देन द वर्क डन विल बी इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है किन बातों पर निर्भर करता है। तो दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स।